इस वीडियो में नज़्म लाइंस फ्रॉम द डिज़र्टेड विलेज को मुकम्मल किया जाएगा और इससे मुतालिक सवाल जवाब को भी हल करके दिखाया जाएगा। तो इस नज़्म के तीसरे स्टैंज़ा की जो आखिरी लाइन है, इसमें इस तरह से यहाँ एक बात की गई थी कि द हॉटन बुश विथ सीड्स बीनीथ द शेड फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग लवर्स मेड, यानी एक ऐसी सायादार जगह कि जहाँ पर लोग बैठकर गपशप लगाते हैं। और इसमें फॉर टॉकिंग एज की जब बात हो रही है यहाँ, तो इससे मुराद है कि वो लोग जो कि बूढ़े हो चुके होते हैं और ज़्यादातर अपना वक्त गपशप में बिताते हैं। जबकि विस्परिंग लवर्स मेड, इसको एक्सप्लेन कर दिया गया था पिछली वीडियो में कि इससे मुराद है कि जो दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत रखते हों वो वहाँ पर आहिस्तगी से या हल्की आवाज़ में गपशप लगाते हैं उस जगह बैठकर। तो ये उस गांव के मुख्तलिफ मनाज़र हैं जैसे कि वो शायर जो है याद कर रहा होता है। तो उनमें से ये भी एक जगह होती है कि जहाँ उसने ये इस तरह से मनाज़र देखे होते हैं और अपना वक्त गुजारा होता है, तो उनको वो याद करके दोहरा रहा होता है। उस सारे मंज़र की एक तरह से तस्वीर पढ़ने वालों को दिखाता है। तो चलिए अब करते हैं इस नज़्म से मुतालिक सवाल जवाब को हल। तो चलिए मिलकर पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप ही पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन योर ओन वर्ड्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, यानी अपने अल्फाज में अहमियत बतानी है। उन्वान जो है इस नज़्म का, लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, इसके मुतालिक बताना है तफसील से। तो जवाब देखते हैं। इस तरह से हम इसके बारे में लिख सकते हैं कि द टाइटल लाइन्स फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज signify what the poet has focused mainly in the poem, यानी ये जो उन्वान है इस नज़्म का, ये बताता है उस बात के मतलब जिसको कि शायर ने मेन अपना यानी मरकज़ बनाया है, जिस पर उसको उसने अपना मरकज़ी ख़याल जो है उस पर मौकूफ़ किया है और उसके मतलब उसने तफसील से बताया। और वो क्या है आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। ही टेल्स द रीडर्स अबाउट द पास्ट ग्लोरी ऑफ अ विलेज दैट हैड बीन डिजर्टेड, यानी वो पढ़ने वालों को बताता है वो उस गांव से मुतालिक जो उसकी खूबसूरती और सारी अच्छी बातें जो उससे जुड़ी थी, वो जो खो चुकी थी और फिर वो गांव जो है वीरान हो चुका था, उसको छोड़कर लोग वहाँ से चले गए थे। तो इसके मतलब वो बताता है। लिहाजा यहाँ हम देख सकते हैं जैसे टाइटल में लाइंस फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज का जो है ये उन्वान है, इसमें यहाँ डिजर्टेड से मुराद यही बात है कि वो गांव जो है उसे फिर छोड़ दिया गया था, लोग वहाँ से चले गए थे। द फ्रेज the lines refers to the lines of the poem in which the poet speaks highly of the lovely time that he had spent in that village that is now no more, यानी कि ये जो लाइन है जहाँ पर ये बात, ये टाइटल जो है लाइंस फ्रॉम द डिजर्टेड विलेज, इसमें जो लाइंस के की फ्रेज़ है या ये जो मिसरा है, इसका जो हवाला है वो इस तरह से इस्तेमाल किया गया है इस नज़्म में कि जब शायर जो है वो बहुत बढ़ चढ़ के बताता है उस ज़बरदस्त वक्त के मतलब जो कि उसने वहाँ गुजारा होता है उस गांव में, जो कि अब बाकी नहीं रहा था। तो लाइन से मुराद यहाँ ये नज़्म की लाइनें हैं जिसमें कि उस दौर का उस वक्त का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द पिक्चर ऑफ द विलेज पोर्ट्रेड बाय द पोएट इन फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो अपने अल्फाज में बताना है उस मंज़र के बारे में उस गांव के जो कि शायर ने जिसकी मंज़र कशी की है पहली 6 लाइनों के अंदर। तो जवाब देखते हैं। आंसर 2, इन द फर्स्ट 6 लाइन्स ऑफ द पोएम, यानी पहली 6 लाइनें जो है इस नज़म की, द पोएट टॉक्स अबाउट द विलेज कॉल्ड ओबन एंड एड्रेसेस इट एज स्वीट ओबन, यानी कि ये जो शुरू की चंद लाइनें हैं इनमें जो शायर है वो गांव के मुतालिक जब बात करता है जिसका कि नाम ओबन है, तो वो उसको मुखातिब करता है स्वीट ओबन के यानी नाम से, विच शोज हाउ डियर द विलेज वॉज टू हिम। इससे पता चलता है कि वो गांव जो है उसे कितना अजीज़ था, उसको कितना पसंद था वो।
Later, he tells about how there was good health and plenty of everything for the villagers to enjoy over there. और बाद में फिर वो बताता है कि किस तरह से वहाँ सेहत और बाकी तमाम चीज़ों की खूब फरावानी थी उन तमाम गांव के लोगों के लिए कि जिससे वो अच्छी तरह से महजूज हो सकते थे. He talks about the thick, shady places and again calls them dear. फिर वो बात करता है घनी साएदार जगहों के मुतालिक और फिर उनको भी dear या प्यारा कह के मुखातिब करता है. He says that in his youth he could play every sport at that place in his lovely village. और फिर वो ये बात याद करता है कि जब वो छोटा था या जवान था, नौमर था, तो वो वहाँ उस जगह पर उन सायेदार पेड़ों के नीचे हर तरह का खेल वो वहाँ खेल सकता था अपने उस खूबसूरत से गांव के अंदर. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द पोएट मीन बाय द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस? एक एक करके देखते हैं. पहली है लॉइटेड ओवर दाई ग्रीन, यानी कि ये जो चंद एक मिसरे या नज़्म के में से कुछ अल्फाज दिए गए हैं इनके मुतालिक इनका मतलब यानी बताना है. जैसे कि पहला है लॉइटेड ओवर दाई ग्रीन, पार्ट बी है टॉकिंग एज, पार्ट सी सीड्स ऑफ माई यूथ एंड पार्ट डी जो है वो है द विलेज ट्रेन. तो एक एक करके जब आप हम इसका मतलब बताएंगे जवाब इस तरह से लिखा जाएगा. पहले एक तारुफी जुमला इस तरह से लिखेंगे या इंट्रोडक्टरी जुमला. द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इज एज फॉलोज, और फिर यहाँ कॉलन का निशान का इस्तेमाल करेंगे. तो इस तरह से हम ये जुमला लिखेंगे शुरू में कि जो मतलब है इन अल्फाज का, इन मिसरों का, वो मंदरजा झेल दिया गया है या इस तरह से है. और फिर एक एक करके इसी तरह से यहाँ जिस तरह ए बी सी करके लिखा गया है तो यहाँ पहले ए लिखेंगे और फिर जो पहला था पार्ट ए उसका सिर्फ मतलब यहाँ लिखना है. और अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रेज़ है, ये मुकम्मल जुमला नहीं है, तो लिहाजा इसको आप एक ख़ास यानी तर्ज से अगर शुरू करें, यानी कि कैपिटल लेटर से शुरू करें लेकिन आखिर में फुल स्टॉप ना लगाएं, तो इससे भी ये ज़ाहिर होगा कि ये एक फ्रेज़ है. तो चाहे आप स्मॉल लेटर से शुरू करें लेकिन फिर आपने तमाम फ्रेजेस को स्मॉल लेटर से ही शुरू करना है, इसकी कोई ख़ास शर्त नहीं होती. और या फिर अगर आपने कैपिटल से लेटर से स्टार्ट करना है तो फिर आप कैपिटल से तमाम फ्रेजेस को स्टार्ट करेंगे. और फ़र्क सिर्फ ये इतना है, यानी जिस बात का आपने ख्याल रखना है कि आखिर में आपने फुल स्टॉप का निशान इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये मुकम्मल जुमले नहीं हैं, ये महज फ्रेजेस यानी मिसरे हैं. तो एक एक करके देखते हैं. सिर्फ यहाँ मानी लिखे गए हैं. तो पार्ट ए है, जैसे कि ये था लॉइटेड ओवर द ग्रीन, तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ लिखेंगे जैसे कि टू रोम अराउंड और हैंग अराउंड अ प्लेस, यानी किसी जगह पर इधर उधर फिरना, सैर सपाटा जिस तरह से कहते हैं कि यानी कि आप इधर उधर जब फिर रहे होते हैं किसी जगह पे और कोई ख़ास मकसद नहीं होता तो उसको लॉइटर करना कहते हैं. पार्ट बी दी, जैसे कि ये था टॉकिंग एज, इससे क्या मुराद है? दी ओल्ड एज व्हेन पीपल लाइक टू सिट एंड टॉक मोर, यानी जो बूढ़ी उम्र यानी के लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग, वो एक जगह बैठकर गपशप लगाना पसंद करते हैं. तो टॉकिंग एज से ये मुराद है. देखते हैं पार्ट सी का मतलब. सीट्स ऑफ माई यूथ, इससे मुराद है प्लेसेस वेयर आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन यूथ, यानी वो जगह कि जहाँ ज़्यादातर मैंने अपनी नौ उम्र में अपना यानी बचपने में वक्त गुजारा. अब देखते हैं पार्ट डी का मतलब. द विलेज ट्रेन, इससे क्या मुराद है? पीपल ऑफ द विलेज एज दे केम इन ग्रुप्स टू जॉइन द इवनिंग स्पोर्ट्स, जिस तरह के नज़्म में वो बताता है कि शाम में जो मंजर होता है वहाँ का लोग अपने कामों से फारिग होकर वहाँ पर जाते हैं खेल कूद के लिए, तफरी के लिए. तो वो फिर जत्थों की शक्ल में या फिर ग्रोहों की शक्ल में वहाँ पहुँचते हैं, तो इससे मुराद है द विलेज ट्रेन, और वहाँ वो खेल कूद करते हैं. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर्स फॉर्म हैज़ द पोएट यूज्ड इन द पोएम एंड ऑल्सो टेल इट्स राइम स्कीम, यानी जो इसकी तर्ज है नज़म की वो किस तरह से है और इसमें जो काफ़िया वगैरह है वो किस तरह से इस्तेमाल किया गया है, किस तरतीब से इस्तेमाल किया गया है. तो इसका मुख्तसर सा जवाब इस तरह से है. Oliver Goldsmith wrote his 431 line poem in rhyming couplets.
تو چونکہ یہاں تو محض چند ایک لائنیں لی گئی ہیں، لیکن دراصل اولیور گولڈ سمتھ جو کہ اس نظم کے شاعر ہیں، انہوں نے یہ کل 431 لائنز پر مبنی یہ پوئم جو لکھی تھی، اس میں رائمنگ کپلٹ کی طرز استعمال کی گئی تھی، یعنی کہ ہر دو لائنیں جو ہیں وہ آپس میں رائم کرتی ہیں، ہم قافیہ ہیں، جیسے کہ اگلے جملے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ایوری ٹو لائنز ان اے رو رائم ود ایچ ادر، یعنی ہر دو ایک کے بعد جو دوسری آنے والی لائن ہے وہ آپس میں رائم کرتی ہیں، وہ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 5، ایکسپلین دا فالوئنگ کپلٹ: Ill fares the land to hastening's ills a prey, where wealth accumulates and men decay۔ اس نظم سے یہ جو رائمنگ کپلیٹ لیا گیا ہے، یعنی دو لائنیں جو کہ آپس میں ہم قافیہ ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے پرے اور ڈکے، آخری دو الفاظ جو ہیں ان دونوں لائنوں کے آپس میں رائم کر رہے ہیں۔ تو اب ان کو تفصیل سے بتانا ہے، اس کا معنی بتانا ہے، تو چلیے مل کر جواب دیکھتے ہیں۔ The given lines present the picture after the village had to face the cruelty and the villagers were forced out as rich industrialists began to occupy the land۔ یعنی یہ جو دی گئی لائنیں ہیں ان میں دراصل وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ جب جو گاؤں ہے اس کو ظلم کا سامنا کرنا پڑا، گاؤں کے لوگوں کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا، جب امیر کبیر جو تو امیر صنعت کار جو ہیں وہ اس جگہ پر قابض ہونے لگے، تو اس کے متعلق یہاں پہلی لائن میں بتایا گیا ہے، اور یہ بہت جلدی جلدی ہونے لگا، جیسے کہ ill fares the land to hastening ills a prey، تو ایک طرح سے وہ غصب کرنے لگے اس یعنی زمین پر قبضہ کرنے لگے بہت جلدی جلدی۔ تو یہ ایک طرح سے یہ ال کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ وہ کروئلٹی یا ظلم ہے اس کی طرف اشارہ ہے، جیسے کہ اصل میں وہ جو جگہ تھی وہ جن لوگوں کی تھی ان کے پاس نہیں رہی اور دوسرے لوگوں نے آ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر ہے وہ wealth accumulates and men decay، تو اس کا مطلب کچھ اس طرح سے ہے The wealth began to gather in the hands of a few while the poor kept on suffering۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ایک ہاتھوں میں جمع ہونے لگی، جبکہ غریب طبقہ جو تھا وہ اسی طرح پستا رہا۔ Question number 6، Give an example of alliteration from the poem، یعنی ایک کسی نظم کے اندر جب قریب قریب جو الفاظ موجود ہوتے ہیں ان کی شروع کی آوازیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، اسے alliteration کہتے ہیں۔ اس سے متعلق سوال کیا گیا ہے اور ایک ایگزامپل مانگی گئی ہے، give an example، جس کا مطلب مراد ہے ایک ہی ایگزامپل دینی ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم بتائیں گے تھوڑا سا کہ یہ alliteration کیا ہوتا ہے، بہتر رہتا ہے اس طرح سے جملہ شروع کیا جائے۔ alliteration is the occurrence of the same letter or sound at the beginning of closely connected words۔ یعنی alliteration سے مراد ہے کہ جب ایک جیسے لیٹر یعنی حرف یا آوازیں جو ہیں وہ ان الفاظ کے شروع میں آتی ہیں جو کہ قریب قریب ہوتے ہیں، تو اسے ایسا ہونا جو ہے alliteration کہلاتا ہے۔ اور اب اس کی مثال دینی ہے تو اس کو اس طرح سے لکھیں گے an example from the poem is smiling spring۔ تو اس کی ایک مثال جو ہے نظم میں سے وہ ہے smiling spring۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دونوں الفاظ کے شروع میں ایک ہی لیٹر ہے، ایک ہی آواز ہے، smiling spring۔ تو یہ ہے alliteration کی مثال۔ تو اس کے ساتھ یہ مشق مکمل ہو چکی ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔